को हर सही उत्तर के लिए 3 नंबर मिलते हैं। सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स पर क्वेश्चन और हर गलत उत्तर के लिए मेरे बच्चों को 0.5 मार्क्स पर क्वेश्चन। सवाल में से कोई लगा 250 सॉल्व किया, 250 क्वेश्चन मेरे 250 250 कर देता तो 25 750 नंबर आते और 250 मेरे गलत कर देता तो 250 का 0.5 काटेंगे माइनस 100 यानी नंबर आते। जबकि सच्चाई ये है कि उसने कुल मिला के नंबर उसके थे वो आए मेरे 470 कुल मिला के नंबर आए मेरे 470। हां जी बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे बड़े में से 750 में से 470 करोगे 10 4 3 14 7 7 4 230 230 और मेरे बच्चों अब करेंगे बड़े में से छोटा करेंगे तो 470 माइनस करेंगे छोटी छोटी चीजें माइनस 132 तो माइनस 132 हो जाएगा 5 7 12 2 7 7 2 9 10 4 5 600 ये कहीं से अब मेरे बच्चे कैलकुलेट करें 600 किससे कर रहा है भाई 6 6 7 7 7 42 7 21 7 7 कर रहा है 7 2 56 हो गया 7 42 और 7 21 7 7 21 7 42 यानी रेशियो है मेरे बच्चों 86 39 यानी सही सवाल 86 है गलत सवाल 39 ठीक है तो टोटल सवाल कितने मेरे बच्चों तो 86 जमा 39 तो टोटल सवाल 15 125 मिनट सवाल है जबकि एक्चुअल में टोटल कितने 250 भाई 1 मिनट की वैल्यू 2 तो 86 मिनट की वैल्यू 2 12 2 16 और 39 नहीं कटता यानी 78 सवाल मेरे बच्चों गलत पढ़े हैं और 172 सवाल ठीक पढ़े गलत ठीक है तो उसके बाद गलत किए तो उसमें गलत तो 70 मेरे नंबर जल्दी से कितने बच्चे आपको अच्छे से समझे करिए ये सवाल बहुत प्यारा है। देखिए मेरे बच्चों सवाल बहुत जबरदस्त है ध्यान से देखिए सवाल में कह रहा है रूम ऑफ एरिया 100 स्क्वायर मीटर कहता है कमरा है जिसका क्षेत्रफल 16 मीटर द सेंटर ऑफ द रूम इज कवर्ड बाय स्क्वायर कहता है कि बनाता हूं उसके हिसाब से समझ में आएगा कहता है ये कमरा है लेकिन कमरा जो है वर्गाकार तो मेरे बच्चों का वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है कहते हैं एरिया है वो 100 मीटर स्क्वायर 16 मीटर तो ये है कि इस वर्ग की ऊंचाई लंबाई कितनी होगी 10 क्योंकि एरिया स्क्वायर साइड होती है ठीक है कहता है इज रूम ऑफ एरिया 100 स्क्वायर मीटर द सेंटर ऑफ द रूम इज कवर्ड बाय स्क्वायर कारपेट कहते हैं सेंटर है वहां पे वर्गाकार कारपेट बिछी है एंड द रेस्ट ऑफ द फ्लोर इज कवर्ड बाय ऑयल क्लॉथ तो कहता है बाकी जो बच गया उसको ऑयल क्लॉथ से ढका हुआ है इसलिए लिखा हुआ मतलब मेरे ये हुआ क्या ये समझिए कि यार इसके बीचों बीच में स्क्वायर कारपेट लगा हुआ है इसके बीचों बीच में स्क्वायर कारपेट लगा हुआ है एक वर्गाकार चटाई डाली हुई है इसके बीचों बीच बहुत बढ़िया हां जी और कहता है बाकी जो हिस्सा बच गया इसी से मेरे कहता है इन्होंने कर यानी इसी समझने में आपको समझने की कोशिश करो तो ये कहता हूं कि ये हाथों में कारपेट बिछा दी ठीक है और जो बाकी सब बच गया है जो बाकी सब बच गया मेरे को ऐसे ये वाला हिस्सा इसी से पे कहता है उसने क्या कर दिया है एक कपड़ा बिछा दिया सेंटर में मेरे सवाल में कह रहा है कि कारपेट डाली है और बाहर जो जो इलाका बचा है उसका बच गया इसको कहता है हमने सामने कपड़ा बिछा दिया अब सवाल में कह रहा है कालीन कपड़े की लागत है 18 रुपए 7.5 रुपए जो कालीन है ये वाली कालीन है इसका रेट है 18 रुपए प्रति मीटर और कहता है जो सामान्य कपड़ा है 18 रुपए प्रति मीटर जो सामान्य कपड़ा है उसका रेट 7.5 रुपए पर मीटर प्रति मीटर तो ये है मेरे कपड़े का रेट ये है मेरे कारपेट का रेट कहता है इस पे जो कुल मिला के खर्चा हुआ है पूरे इस पे मकान को बनाने में इस पे पूरे बनाने में इस पे खर्चा हुआ 1422 रुपए कहता है कुल मिला के टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 1422 रुपए देखिए मेरे सवाल बहुत ही प्यारा है समझने के लिए फिर से सवाल में कह रहा है 100 मीटर क्षेत्रफल का एक वर्गाकार कमरा है यहाँ से निकालिए एरिया 100 साइड लेंथ 10 साइड लेंथ क्या होगी 10 क्यों क्योंकि जो एरिया होता है उसका स्क्वायर करते हैं साइड लेंथ कहते हैं कहता है कमरे का मध्य भाग चौकोर कालीन से ढका हुआ है बीचों बीच में चौकोर कालीन डाली हुई है और शेष पक्ष को तीन कपड़े दोनों कपड़े से ढका हुआ है ब्लू कलर का कपड़ा है दोनों कपड़े से ढका हुआ है कहता है कालीन को कपड़े की लागत 1807 कहता है कालीन को कपड़े की लागत है 1807 यानी हम इंटीरियर 7 किलोमीटर कहता है कुल लागत 1422 रुपए इसको बनाने का तो हमसे सवाल पूछा है कि कपड़े की चौड़ाई कितनी है ये जो कपड़ा है ये कितना चौड़ा है यहाँ की आपको मिलता है आइए मेरे समझने की कोशिश करता हूं बहुत ही खूबसूरत सवाल है मजा आ जाएगा आपको पढ़ के देखिए बाबू भाई दो चीजों से बना हुआ है एक कारपेट और एक क्लॉथ उसे कोई क्लॉथ कह लेना कारपेट का जो रेट है वो 18 रुपए प्रति मीटर और क्लॉथ का रेट 7.5 रुपए प्रति मीटर 7.5 रुपए प्रति मीटर अब मेरे ध्यान से सुनना क्या इसका कहानी है कि अगर मैं ये कहूं पूरे फर्श का एरिया कितना है 16 मीटर तो मेरे मान लो अगर 100 के 100 मीटर कारपेट बिछा दी होगी तो खर्चा होगा 18 रुपए बिल्कुल ठीक है और 100 के 100 मीटर कपड़ा बिछा दिया होगा तो कुछ 750 रुपए पहले दिन बात समझो तो आया नहीं है और मेरे कुल मिला के खर्चा हो रहा है वो खर्चा होगा 222 आउट करें आप कैसे करोगे 1800 में से 222 घटेगा तो 1800 में से 222 घटाओगे क्या आएगा तो आपको 1800 में से 222 घटाना है तो 10 में हो गया 8 और 9 में हो गया 7 यहाँ से 3 तो ये डिफरेंस है मेरे 300 आता है अब ये मुझे लिखना है 1422 750 लिखना है 1422 750 लिखना है तो 12 में 2 में से 2 गया है ना और मेरे भाई ये बचा 12 में से 5 7 और ये यहाँ कितना 13 7 675 2 7 5 7 7 675 अब देखिए अब हम करते हैं कैसे देखो काटते हैं 4 से 11 4 से 11 4 से 11 4 बेहतर और 4 से 4 4 नहीं जा रहा 2 से कटा तो पहले 2 से निकालते हैं 7 2 9 6 7 3 18 7 2 9 और 3 से जा रहा है मुझे काटना चाहिए 12 से 12 60 12 72 यहां मैं काटूंगा मेरे भाई तो 12 36 है ना नहीं मेरे मुझे काटना चाहिए 12 36 6 से काटना चाहिए क्योंकि 2 से कटेगा 3 से कटेगा 6 6 6 12 और यहां से कटेगा 6 36 18 बिल्कुल ठीक है अब किसे कटेगा मुझे अब 7 से कटेगा 7 7 7 नहीं 7 से कटेगा 7 7 बचा 7 16 7 3 यानी मेरे रेशियो है मैं 16 पाता हूं रेशियो है 16 पाता हूं इसका मतलब कारपेट पे मैंने एरिया यूज किया 16 यूज किया क्लोथ पे मैंने एरिया यूज किया और यहां है पर स्क्वायर मीटर यहां पर स्क्वायर मीटर मेरे रेशियो का एरिया रेशियो आ गया 16 पाता हूं तो ये कारपेट पे मैंने 16 यूज किया 16 यूज किया क्लोथ यूज किया तो टोटल एरिया 25 मीटर जबकि एक्चुअल में टोटल एरिया पूरे कमरे का वो है 16 मीटर पूरे कमरे का एरिया वो है 16 मीटर तो 25 मीटर 16 मीटर 1 मीटर 4 16 को 64 तो ये एरिया मेरे 64 मीटर और 9 36 ये यहां 36 मीटर हाँ जी इसका मतलब मेरे जो कपड़े का ये वाला कारपेट का हिस्सा इस कारपेट का एरिया में जाऊंगा तो कारपेट का एरिया है वो आ गया 64 तो कारपेट का एरिया 64 मीटर है तो ये बड़ा बोला उसने ये तय हुआ कि एरिया 64 साइड लेंथ कितनी 8 बिल्कुल यानी यहां से यहां की लेंथ कितनी 8 बिल्कुल ठीक है अच्छा ये पूरी साइड लेंथ कितनी 10 है मेरी पूरी साइड लेंथ 10 है ये लेंथ 8 है तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों मिला के कितनी होगी 2 क्योंकि ये 8 है दोनों मिलकर बचेगा तो दोनों 1 सेंटीमीटर 1 मीटर और 1 मीटर होगी उसमें पता है नीले वाले कपड़े की चौड़ाई कितनी है तो मेरे में आंसर आएगा 1 मीटर नीले वाले कपड़े की चौड़ाई है तो जो राइट आंसर होगा सवाल का वो होगा 1 मीटर कपड़े की चौड़ाई अब मुझे ध्यान से कमेंट करके कितने बच्चे कितने अब इसी तरह में एक सवाल और ले आओ आपको समझने के लिए जरा समझिए पढ़िए इसी तरह के क्वेश्चन और ले आओ देखिए मेरे भाई सेम ही सवाल है सवाल में कमरा जिसकी 10 मीटर है ये मध्य में कोई कालीन बिछा हुआ है यानी मेरे कमरा है और कमरा जो है वर्गाकार है बाबू कमरा जो है वो वर्गाकार है कहता है इस कमरे का जो एरिया है ना इसकी ऊंचाई 10 मीटर इसकी ऊंचाई 10 मीटर बहुत सुंदर मेरे कमरे का एरिया कितना हो गया इसका एरिया 16 मीटर बहुत सुंदर अब कहता है इसके बीचों बीच कालीन बिछा हुआ है तो कालीन होगी वर्गाकार कहता है इसके बीचों बीच कालीन बिछा हुआ है बीचों बीच कालीन बिछा हुआ है और कहता है बाकी हिस्सा जो है वो बाबू कह रहा है सवाल में कि बाकी हिस्से में कालीन बिछी हुई है मतलब सेंटर कालीन बाकी हिस्से में कोई नॉर्मल क्लोथ लगा हुआ है सवाल में कह रहा है क्या कहता है कालीन की कीमत है वो 15 रुपए प्रति मीटर और नॉर्मल कपड़ा की कीमत है 6.5 रुपए प्रति मीटर तो कपड़े की कीमत क्या होगी ये हमारा टोटल खर्चा है 338 रुपए 50 पैसे खर्चा है 338 रुपए 50 पैसे मेरे खर्चा है कुल मिला के सवाल में कह रहा है कपड़े की कीमत क्या होगी अब देखिए अब हमको समझाओ देखो भाई दो तरीके से मिशन बनाओ एक कारपेट का और एक नॉर्मल क्लोथ का मेरे कारपेट का रेट 15 रुपए प्रति मीटर क्लोथ का रेट 6.5 रुपए प्रति मीटर हां जी अब सवाल में कह रहा है टोटल एरिया जो है इस पूरी सीट का वो है 16 मीटर तो 16 मीटर मेरे कारपेट बिछा दे तो खर्चा आएगा 50 रुपए और 16 मीटर का सामने कपड़ा बिछा दे तो खर्चा आएगा 6.5 रुपए जबकि कुल मिला के मेरे खर्चा आएगा 338 रुपए 50 पैसे का 338 रुपए 50 पैसे का आइए अब बताते हैं देखो 1500 में से 338
1138 रुपये 50 पैसे करना है। 10 में 5 दिया 5 है, 9 में 8 दिया 1 आया और यहाँ 4 दिया 8 में 5 है नहीं क्या करोगे तुम 10 में से 5 दिया 5 9 में से 8 दिया 1 तो यहाँ 9 में 3 दिया 6 और यहाँ 4 में 3 दिया 1 तो यहाँ मेरे 161.5 161.5 और अब मेरे को करना क्या होगा हमें 1338.5 में से 650 करना है 1338.5 में से 650 करना है बड़े में से 5 आएगा 8 आएगा 13 में 5 8 आएगा 12 में 6 तो यहाँ मेरे 688.5 पहले 3 बार समझिए इससे आगे बात है 13 में 3 बार समझते हैं अब आगे देखिए अब मेरे हम रेशियो नहीं होगा रेशियो तो मेरे डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा हाँ जी 5 से काटेंगे 5 का 5 15 3 बचा 5 से 35 3 बचा 5 से 35 यहाँ देखिए 5 दूनी 10 5 15 कितना आया भाई 5 15 से 1 आया 5 दूनी 10 5 15 35 अब मेरे रेशियो 3 4 8 से कट रहा है क्योंकि हमें इसका रेशियो लेना होगा मेरे को सिंपलीफाई करना है कैसे सिंपलीफाई करेंगे देखो ये तो क्या है कि 3 से 9 से भाग नहीं जाएगा 5 से भाग नहीं जाएगा 7 से भाग देते हैं 7 से 28 नहीं जाएगा 7 से 28 4 नहीं जाएगा 7 के बाद ये 11 3 नीचे नहीं जाएगा 11 के बाद 13 से भाग देंगे 13 26 7 नहीं जाएगा 13 से नहीं जाएगा इसी नंबर पर करने लो मेरा पहला काम ये होगा कि किससे करना है 11 के बाद 14 हटा दो 16 हटा दो क्योंकि इवन नंबर है और 15 से 17 17 से 17 का मैं 17 में 17 काटने लगा 17 से यहाँ काटेंगे तो ये 17 8 और 17 का 17 बिल्कुल तो 81 अनुपात 19 है इसका मतलब मेरे जो कार्पेट का 81 है तो टोटल एरिया कितना 19 तो टोटल एरिया कितना 81 और 19 टोटल एरिया 100 तो टोटल एरिया 100 मीटर एक्चुअली 100 मीटर तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1 मीटर तो मेरे 81 यूनिट की वैल्यू 81 मीटर तो 19 मीटर 19 मीटर मतलब मोटा मोटा कहने का मतलब ये कि इस कार्पेट का एरिया आएगा मेरे को 81 मीटर अगर कार्पेट का एरिया 81 मीटर है तो ये वाली लेंथ होगी ये लेंथ नहीं होगी नो क्योंकि इसकी है उसकी साइड लेंथ होती है मतलब ये वाला साइड होगा तो उसका स्क्वायर होगा ये पूरी लेंथ मेरे को क्या है 10 ये पूरी लेंथ 10 है ये लेंथ 9 है तो नेचुरल ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों का जोड़ 1 मीटर होगा तो ये 9 है दोनों का जोड़ 1 होगा तो आधा मीटर ये होगा आधा मीटर ये होगा यानी कपड़े की चौड़ाई 0.5 मीटर चाहिए ये मेरे सवाल का सही उत्तर होगा 0.5 मीटर कपड़े की चौड़ाई ऑप्शन डी आपका सही आंसर है ना अब आगे देखिए जो बच्चे पूछ रहे हैं कि ये बड़ा नंबर काटेंगे कैसे पता चलेगा बेसिक आइडिया बात से आ गया कि इसका जो भी एरिया होगा परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि परफेक्ट होगा तभी लेंथ निकल पाएगी तो या तो यहाँ 1 हो सकता है 4 हो सकता है 9 हो सकता है 16 हो सकता है 25 हो सकता है 30 हो सकता है 49 हो सकता है 64 हो सकता है 81 हो सकता है परफेक्ट नंबर सही करना होगा मतलब रिजल्ट ऐसा चाहिए दूसरा ये नंबर सिस्टम में आपको पता होगा नंबर ढूंढने का तरीका बताया था ये छोटा 330 तो इसके आसपास कोई ऐसा नंबर ढूंढो वहां मैंने सारा सिखाया नंबर तो वहीं से सारी चीजें निकल देखिए मेरे सवाल में कहा कार्ड 20 किलोमीटर पर आवर कहता है कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर कितनी देर चलती है 30 मिनट और कहता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से x की वैल्यू आपको निकालनी है कहता है 30 मिनट की चलती है नहीं ये 30 मिनट की 45 मिनट की एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी ऑफ द कार इज 14 किलोमीटर पर कहता पूरी जर्नी जो एवरेज स्पीड है मेरे को है 14 किलोमीटर पर आवर तो कहता है भैया x की वैल्यू क्या होगी ये वैल्यू क्या होगी तो देखिए 15 30 15 45 ये आ गया टाइम रेशियो इस रेशियो टाइम रेशियो जब आप रेशियो निकाल लेते हैं ना तो उसमें मिनट हट जाता है घंटे हट जाता है सेकंड हट जाता है उसको आप जिस रेशियो में रेशियो में मतलब यूनिट में रेशियो आ गया 2 पर 3 अब एक बार पूरा छोटा 20 20 में चला रहा है तो आप ये देखना चाहिए 3 मिनट का 6 3 मिनट का 6 तो 1 मिनट की वैल्यू मेरे तो ये हो क्या रहा है आंसर गलत है इसका क्योंकि x की वैल्यू हर हाल में 2 से छोटी होनी चाहिए वो है ही नहीं ऑप्शन में मिस्टेक है तो 3 मिनट 6 तो 1 मिनट की वैल्यू मेरे तो बिल्कुल ठीक है तो 2 मिनट की वैल्यू तो आप चार अब मेरे को बताना अगर मिश्रण 20 से छोटा है तो मिश्रण किससे बड़ा होगा इससे कितना बड़ा होगा 4 तो ये होगी 10 किलोमीटर तो हर हाल में मेरे x की वैल्यू 10 किलोमीटर होगी ऑप्शन में मिस्टेक है ऑप्शन 10 आंसर होगा क्योंकि मिश्रण हमेशा ध्यान रखना इन दोनों के बीच की वैल्यू इन दोनों के बीच की वैल्यू मिश्रण देखिए सवाल में कह रहा है 30 मिनट तक 25 किलोमीटर पर आवर की चलता है कहते हैं 30 मिनट तक 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और अगले 20 मिनट में 20 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो क्या भैया पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड निकाल लो क्या होगी पूरी जर्नी की औसत निकाल लो क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले काम इनका रेशियो लीजिए टाइम रेशियो लेंगे भैया 3 पर 2 तो करना क्या मेरे 25 40 मिनट 25 40 मिनट का 15 किलोमीटर पर इसको मेरे को बाकी 3 पर 2 तो 3 तो 5 5 3 3 3 9 इसका मतलब मेरे ये जो वैल्यू ये 9 होगी ये वैल्यू होगी तो 40 में से घटा के 9 आया कितना होगा 31 तो औसत चला गया 31 किलोमीटर पर एवरेज स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर करीब करीब सवाल में कह रहा है कि भुवनेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की भुवनेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की बात कहता अपनी यात्रा का एक भाग उसने कार से किया और दूसरा भाग उसने रिक्शा से किया कहता कुछ पार्ट तो चला मेरे कार से बाकी पार्ट रिक्शा से सवाल में कह रहा है कार की जो स्पीड है वो है मेरे 20 किलोमीटर पर आवर और रिक्शा की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर अब कहीं का अब मेरे को बात सवाल में कह रहा है कि जो भुवनेश है उसने पूरी डिस्टेंस तय की ना 150 किलोमीटर की उसको ट्रैवल करने के कितने घंटे लगे 10 घंटे तो ये है मेरे 1 घंटे की दूरी ये भी 1 घंटे की दूरी तो मिश्रण जो होगा ना वो आपका 1 घंटे की दूरी का ही होगा तो 10 घंटे में 150 1 घंटे चलेगा 15 तो मिश्रण की स्पीड लगेगी 15 किलोमीटर 20 में से 15 घंटे 5 आएगा और 15 में से 12 घंटे 3 है तो रेशियो है 3 इसका मतलब कार से चलने में 3 मिनट टाइम लिया है तो रिक्शा से चलने में टाइम लिया 5 मिनट सवाल में कह रहा है कार से और रिक्शा से चलने में जो दूरी चाहिए उसका रेशियो बताओ भाई समझो कि रेशियो है और इस रेशियो को मैंने कहा रेशियो की खुद में कोई यूनिट नहीं आप 3 घंटे बोलेंगे ये तो 5 घंटे लगेगा इसे 3 साल बोलेंगे 5 इसे 3 सेकंड 5 सेकंड तो चूंकि स्पीड रखी है टाइम देखिए डिस्टेंस निकालना डिस्टेंस का फार्मूला होता है बाबू क्या स्पीड इनटू टाइम स्पीड इनटू टाइम तो स्पीड है 20 तो 20 की स्पीड से 3 घंटे की दूरी चलेगा कितनी यहां देखेंगे तो 12 की स्पीड से 5 घंटे की दूरी चलेगी तो 12 40 30 20 60 19 तो मेरे इनकी जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा वो रेशियो इनकी डिस्टेंस का रेशियो आएगा मेरे 2 है आप चाहे तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं कंबाइन करके कैसे कि मान लो 10 के 10 घंटे 10 घंटे में 150 10 के 10 घंटे का कार से चलता 200 किलोमीटर चलेगा और 10 के 10 घंटे रिक्शा से चलता तो भैया 120 किलोमीटर चलेगा जबकि कुल मिला के जो चला है वो चला है मेरे कितना 150 किलोमीटर 10 घंटे यहाँ से रेशियो निकालेंगे 50 आएगा 30 आएगा यानी रेशियो पार्ट हो जाएगा 3 5 यानी यहाँ से अगर उसने 3 मिनट घंटे यहाँ से 5 तो 20 से 3 घंटे में 60 बाकी से 5 घंटे 60 रेशियो देखिए सवाल में करें मैं 255 किलोमीटर कहते हैं आदमी ने 7 घंटे में 250 किलोमीटर चली अब आगे कह रहा है कि भाई यात्रा के पहले भाग में उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर और अगले भाग में स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर तो पहला भाग जो चला वो चला मेरे बस से इसे चला बस से और बस से वो चला तो उसकी स्पीड मेरे 30 किलोमीटर पर आवर अगला जो पार्ट चला वो चला मेरे किसी कार से ट्रेन से और ट्रेन से चलना मेरे तो सवाल में कह रहा है कि स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर वहां पे स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर 45 किलोमीटर पर आवर और क्या कुल मिला के 7 घंटे में 250 किलोमीटर की डिस्टेंस चली अब या तो 250 को 7 से भाग दे तो भाग जाएगा 250 से तो क्या है या करोगे सिंपल तरीका है कि मान लो 7 के 7 घंटे बस से चले 7 के 7 घंटे ट्रेन से चले तो 7 के 7 घंटे बस से चले 250 किलोमीटर चलेगा 7 के 7 घंटे ट्रेन से चले तो 7 घंटे 35 7 किलोमीटर जबकि एक्चुअल में जो डिस्टेंस चली है वो चली 250 किलोमीटर तो 315 में से 250 घटाएंगे 45 15 में 60 और 250 में से 250 घटाएंगे 45 15 45 15 260 मेरे रेशियो है 4 पर 3 इसका मतलब ये हुआ कि अगर बस से 4 मिनट टाइम चला हुआ तो ट्रेन से चला 3 घंटे इस बार ये नहीं पूछा कि कितनी डिस्टेंस चली और डिस्टेंस का रेशियो इस बार एक्चुअल डिस्टेंस चली तो मेरे पेपर में देखा होगा 4 मिनट टाइम या 3 मिनट टाइम या 4 3 टोटल कितना टाइम या 7 मिनट टाइम जबकि एक्चुअल में कितना टाइम हुआ 7 घंटे एक्चुअल में टाइम 7 घंटे 7 मिनट 7 घंटे तो 1 मिनट की वैल्यू 1 घंटे तो एक्चुअल में वो बस से चला है 4 घंटे और ट्रेन से चला है 3 घंटे बिल्कुल तो सवाल में बस से कितनी दूरी चली तो भैया 30 की स्पीड से 30 किलोमीटर की स्पीड से मेरे 4 घंटे में दूरी चलेगा 120 किलोमीटर एंड दैट इज योर राइट आंसर मेरे ये आपका करेक्ट आंसर 120 किलोमीटर का सही आंसर है ना 120 किलोमीटर का सही आंसर देखिए भैया सवाल में कह रहा है कि मैन कवर डिस्टेंस ऑफ 490 किलोमीटर कहता है एक आदमी 6 घंटे में 490 किलोमीटर की दूरी चली इस यात्रा को दो तरीके से चलाई बस से चला दूसरा चला ट्रेन से
तो बस की स्पीड में वो धीमी बाबू 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जबकि दूसरे भाग में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ट्रेन की जो स्पीड है भाई वो है 100 किलोमीटर पर आवर। अब 490 6 से भागूंगा करो क्या, ऐसे में जाने से बेहतर मान लो 6 घंटे वो इससे चले 6 घंटे से चले 360 चलेगा, 6 घंटे ट्रेन से चले तो 600 चलेगा, लेकिन एक्चुअली उसने पूरी चली कितनी देर तो आप कहेंगे 490 600 490 घंटे 490 360 तो आंसर है 11 पाते हैं। इसका मतलब मेरे 11 मिनट बस 11 घंटे बस 11 मिनट बस चला 11 मिनट ट्रेन से। अब कह रहे हैं बस और ट्रेन की दूरी के बीच अनुपात करो, अब सीधा करो 11 को 60 से मारो 60 बन गया, यहाँ डिस्टेंस यहाँ 100 को 50 से मारो 100 बन गया। तो देखो मेरा वो 0 से 0 हो गया, तो यहाँ 66 और यहाँ 130 तो क्या तो दूसरे का 2 6 और दूसरे का 5 तो यहाँ 33 और 13 तो मेरा आंसर आएगा 33 अनुपात 65। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब मेरे टाइप 3 आ रहे हैं मिश्रण के, टाइप 3 में जो मैं पढ़ा उसमें क्या होगा कि कोई रिजल्ट परसेंटेज में होगा, यहाँ दूसरा रिजल्ट परसेंटेज में होगा, इसका मिश्रण होगा वो भी आपको परसेंटेज में करना होगा। अब आपका सवाल ये हो सकता है परसेंटेज किस रिस्पेक्ट में बोला जाता है, जैसे मैं आपको कहूंगा मैंने अपना आर्टिकल 10% प्रॉफिट बेची है, तो 10% प्रॉफिट बेची किस चीज की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर 100 रुपए की आपकी लागत है, 100 रुपए की आपकी कोस्ट है तो आपने चीज को बेचा है 10 रुपए प्रॉफिट पे, 10 रुपए लाभ पे। अगर आपकी लागत 100 है तो आपने बेचा 10 रुपए लाभ पे। अगर मैं आपको मेरे ये कहूं आपने 3% प्रॉफिट बेच लिया एक्शन 3 इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो आपने प्रॉफिट यानी आपका कोस्ट इसकी कीमत है वो 100 है तो आपका प्रॉफिट होगा कितने का 3। तो ध्यान रखना कि जब भी परसेंटेज है ना तभी इसका मतलब ये 10% प्रॉफिट होगा 100 रुपए की लागत पे 10 लाभ है ना, यानी वो रिस्पेक्ट होता है कि अलग सवाल है। जैसे यहाँ सवाल है उसको समझो, जैसे सवाल है पहला सवाल टाइप 3 का पहला सवाल है, ये सारे सवाल परसेंटेज में आपने पढ़े हैं दूसरे तरीके कहते हैं जनसंख्या 1 लाख 20 हजार, अगर पुरुषों की बात करें तो 7% बढ़ रहे हैं, महिलाओं की बात करें 10% बढ़ रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन 9% बढ़ रहे हैं, यानी दो कैटेगरी में बढ़ रहे हैं मेल और फीमेल। सवाल में मेल जो बढ़ रहे हैं वो 7% बढ़ रहे हैं, फीमेल जो बढ़ रहे हैं 10% बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो 9% बढ़ रही है। अब आपका सवाल वाजिब हो सकता है कि 10% 7% किस रिस्पेक्ट में, तो मेरे पॉपुलेशन रिस्पेक्ट में कुल जनसंख्या 100 है तो उसमें फीमेल 10 बढ़ रही है, कुल जनसंख्या 100 है तो मेल 7 बढ़ रहे हैं, तो देखो कैलकुलेशन बैठाएंगे तो 10 में से 9 बढ़ रहा है तो 0.5 और 9 में से 7 2.5 रेशियो लेंगे 5 का 5 5 5 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुरुषों की संख्या 1 तो महिलाओं की संख्या 5 टोटल संख्या 1 और 5 6 यूनिट और 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 लाख 20 हजार। तो 1 यूनिट के लिए 20 हजार 1 यूनिट के लिए 20 हजार तो ये होगा 20 हजार और ये होगा 20 1 लाख। तो मेरे भाइयों सवाल का ये हुआ कि भाई अच्छा हमसे पूछा कि भाई इनकी अंतर बताओ, पॉइंट डिफरेंस बिटवीन मेल टू फीमेल पॉपुलेशन लिविंग दैट टाउन, ये बड़ा 7% 10% पढ़ लो, तो ये 0.5 था ये तो 2.5 तो ये जनसंख्या होगी 12,000 फिर 1 लाख 20 हजार 12,000 होगी क्योंकि 1 लाख और 20 हजार के बीच का डिफरेंस होगा 80,000, यानी मेल और फीमेल के बीच की जनसंख्या 80,000 या तो मेरे चार ऑप्शन करेक्ट लो या फिर 1 लाख 20 हजार से 12,000 लो तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट रहेगा। अब मेरे जो ये वाला सवाल आपने परसेंटेज पढ़ा है फीमेल 7% बढ़ रहा है फीमेल 10 मान लेते हैं फीमेल 7 बढ़ रही है 3 बढ़ रही है ऐसे ऐसे आपने सवाल इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पढ़ा था जहां मैं मानता था कि इनकम को एक्सपेंडिचर को कैसे सेविंग फिर मैं क्या होता है इनकम एक्सपेंडिचर कितना सेविंग में क्या चेंज होगा। यहां हमें ध्यान रखना है परसेंटेज तरीके से यहां मैं कह रहा हूं मिक्स तरीके से कि मेरे जो एक्सपेंडिचर यानी खर्चे को और बचत को मिला के तो तैयार होता है वो आपकी इनकम तैयार होती है, तो हमेशा मिश्रण बनेगा ये एक्सपेंडिचर में जैसे सवाल परसेंटेज का सवाल कहता है व्यक्ति की एक्सपेंडिचर का व्यय का और बचत का अनुपात 3 अनुपात 2 यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो मेरे इट इज 3 ये रेशियो मेरे 3 अनुपात 2। अब कह रहा है कि इसकी इनकम 10% बढ़ेगी इन दोनों को मिला के तैयार होगा वो इनकम 10% बढ़ेगी खर्चा का 12% बढ़ेगा खर्चा 12% बढ़ेगा तो फिर बचत में क्या चीज है वो बताइए करना क्या है बाबू ये भाई 12 में से 10 तो 2 यूनिट 2 को 1 यूनिट 3 यूनिट 3 नहीं तो मेरा जो मिश्रण होगा इससे चुका है तो इससे बराबर कितना बराबर 3 7% तो सेविंग 3 7% बचत में 7% की आया समझ आया। देखिए मेरा जो सवाल में कह रहा है एक्सेस एक्सपेंडिचर सेविंग वाला रेशियो कैसे कहता है कि एक्सपेंडिचर और इनके सेविंग का जो रेशियो है वो 4:5 कहता है कि इनकम 25% इंक्रीज होगी एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 35% एक्सपेंडिचर 35% इंक्रीज होगा तो कहता है कि बचत कितना परसेंट इंक्रीज होगा। अब देखिए मेरा 35 में 25 10 तो 5 यूनिट 10% को रिप्रेजेंट कर 1 यूनिट 2 तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर 8% तो हमें कितना समझना है कि सेविंग जो होगा ये वाली वैल्यू 25 क्योंकि 8 है 25 माइनस 30% ऑप्शन सी। अविनाश की आय उससे 20 उसके वैसे 20% ज्यादा देखा मेरे चीज को लगता है सवाल में कह रहा है कि अविनाश की जो इनकम है वो उसके खर्चे से 20% ज्यादा कहता है उसकी इनकम है उसके एक्सपेंडिचर से 20% ज्यादा अविनाश की आय उसके खर्चे से 20% नहीं 5 यानी उसका खर्चा 5 है तो उसकी इनकम कितनी होगी 1 मतलब 6 यानी 6 हमारा 5 खर्चा सेविंग कितनी होगी तो मेरे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया 5 एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया तो आ गया 5। अब कह रहा है उसकी इनकम 60% बढ़ जाए इनकम 60% बढ़ जाए तो खर्चा भी 70% बढ़ जाए खर्चा मेरे 70% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितनी होगी हमारा सवाल आइए बाबू तो देखिए 70 में 60 10 1 यूनिट 10 तो 5 यूनिट 50 बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ध्यान से सुनना 70 में 60 10 1 यूनिट 10 तो 5 यूनिट 50 तो मेरे जो सेविंग इतनी कम होगी 60 से 50 आती है 60 में 50 यानी बचत में जो बढ़ोतरी है वो कितनी होगी लेकिन हम ये कैलकुलेशन मिस्टेक कहां कर दिए है बिना इनकम 20% मोर देन एक्सपेंडिचर बिल्कुल ठीक है। कहते हैं दो किसान सूरज का वजन 4:5 में एक दूसरे किसान और एक मेरे दोस्त सूरज कहते हैं इनके वजन का अनुपात 4:5 कहता है किसान का वजन 10% बढ़ जाता है किसान सूरज का कुल वजन 15% बढ़ जाता है दोनों का ओवरऑल 15% बढ़ जाता है तो कहता है कि ये बताओ 15% वृद्धि के साथ 82 किलोग्राम बढ़ जाता है सूरज का वजन कितना बढ़ जाता है हमें यहाँ से कितना किसान और सूरज का कुल वजन 15% की वृद्धि के साथ कितना होता है हमें परसेंटेज कितना होता है तो सूरज का वृद्धि कितना होगा अब क्या करेंगे तो देखिए 10 में अब ध्यान देना ये बड़ा 15 में से 10 5 तो 5 यूनिट मेरे 5 है 1 यूनिट 4 यूनिट में 4 अब ध्यान देना 15 जो है वो इससे बड़ा है तो इससे छोटा होगा इसमें से 15 4 तो सूरज कितना क्या होगा 19% तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मेरे दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं उसी परसेंटेज वाली चीज सिंपल इंटरेस्ट देखिए सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट रहती है जैसे मैं कहूं 8% ब्याज है मिल रहा है 8% ब्याज का मतलब ये है कि 100 रुपए प्रिंसिपल 8% इंटरेस्ट 100 यूनिट प्रिंसिपल है तो साधारण ब्याज कितना है 8 हाई में तो जो रेट होती है ना वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सपेक्ट हो जाती है रेट दोनों ही हमेशा प्रिंसिपल एक्सपेक्ट हो जाती है और बीच में जो रेट इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल ही कैलकुलेट है ना अब आगे सवाल देखिए मेरे जो सवाल क्या है सवाल क्या है ये क्वेश्चन पोजीशन इन रुपीस 60 लैंड पार्ट ऑफ इट 10% इंटरेस्ट कहता है 68 रुपए का एक भाग 10% साधारण ब्याज दिया था एंड द रिमेनिंग एग्जांपल 5% इंटरेस्ट बाकी 7.5% ब्याज दिया था कहता है एक 7% इंटरेस्ट दिया था दूसरा 7.5% इंटरेस्ट दिया था तो मेरे बात ध्यान देना अगर यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिश्रण की भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे निकलेगा तो कहता है 68 रुपए कुल मिला के 5% मान लेते हैं मिश्रण की 3.5 साल 2 साल 2 साल में जो मेरा जो साधारण ब्याज 1904 रुपए प्रिंसिपल इंटू रेट देखिए क्या सवाल में 68 रुपए एक साथ इस रेट से दूसरा इस रेट से ठीक है और कुल मिला के मेरे बच्चों 68 रुपए 3.5 साल में 1904 तो 10% के हिसाब से मतलब 10% का रेट ठीक है दूसरी पार्ट 34 अब भैया 7 से 7 14 5 7 49 7 7 5 7 49 7 ठीक है और इस पार्ट 32 60 24 60 तो मिश्रण की जो रेट है वो 8% पहले एक बात बात है ये मैंने आपको समझाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में परसेंटेज होता है मतलब 100 रुपए लगाओगे तो ब्याज 7.5 100 रुपए लगाओगे ब्याज 800 रुपए लगाओगे ब्याज 100 रुपए प्रिंसिपल की सारी कहानी है। अब मेरे जो हमें करना है मिश्रण करना है तो देखिए 10% से 8% घटाओगे 2 और 8 में से 7.5 घटाओगे 0.5 काटोगे तो भैया इसमें घटाओगे बेटा सर 1/2 आया अनुपात 2 आया गुणा करोगे 2 नीचे यानी ये जो रेशियो बनेगा ये रेशियो आएगा मेरे 1:4 कैलकुलेट होगा इसका मतलब ये है कि 10% के 1 रुपए इन्वेस्ट 7% के 4 यूनिट इन्वेस्ट टोटल इन्वेस्टमेंट का 1 बचा 5 यूनिट
टोटल इन्वेस्टमेंट 5 यूनिट 5 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 1 यूनिट की वैल्यू 5 5 5 की 15 5 30 360। अब हमसे पूछा कि ये 10% रेट 10% रेट 1 यूनिट इन्वेस्ट उसी वैल्यू 360। पहले इस बात को समझिए, इसी सवाल को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन। लेकिन दूसरा तरीका इसी सवाल को करने का ये हो सकता है कि हम ये कहें कि मान लो पूरे पूरे 6800 रुपए को 10% रेट पर इंटरेस्ट पे उधार दें। पूरे 6800 रुपए को अगर 10% की रेट को उधार दिया जाता तो ब्याज कितना मिल जाता? 680 रुपए। और ये पूरे पूरे 6800 को 7% रेट इन्वेस्ट करते तो ब्याज कितना मिलता? 10 ये 680 ये 680 10% से ब्याज 680 7.5 3 होता है। इससे ब्याज कितना मिलेगा? 17 510। वो तो कोई बात नहीं निकलती। तो क्या करें 6800 रुपए को 7.5% की रेट से 1 साल का ब्याज निकालें। उसे कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 510। उसे समझ नहीं आ रहा 7.5% ले लो। 15% की रेट 3 बढ़ गई 7.5% कितना 7.5% की रेट 3 बढ़ 40। काट हो जाएगा 510। यानी मैंने क्या किया पूरे पूरे 6800 रुपए पे 10% ब्याज दूं 680 पूरे पूरे 6800 को 7.5% ब्याज दूं 510 और एक्चुअल में पूरे 6800 रुपए पे जो 3.5 साल का ब्याज बना है वो बना है 1904 रुपए। तो भाई 1904 रुपए ब्याज बना है पूरे 3.5 साल का 7 2 साल का। तो 7 से काटेंगे 7 2 16 बचा कितना 5 7 49 7 तो दूसरे बनाएंगे 2 2 4 2 4 2 4 5 क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि पूरे 6800 रुपए का 10% से कितना ब्याज बनता 7.5% कितना ब्याज बनता एक्चुअल में 1 साल का ब्याज ध्यान दें 1 साल या 1 साल में निकाल लेंगे अब निकाल लेंगे तो 680 से 540 करेंगे तो ये आएगा भैया 96 और ये बनाएंगे मेरे 24 अब लेंगे तो भैया 224 और 248 लेकिन मैं कैलकुलेशन मिस्टेक ये मिस्टेक करना ये तो मिस्टेक है 0 10 में 4 6 7 में 3 है ना 5 में 124 तो 24 एक बचा प्लस में बाहर निकाल आइए करिए आइए मेरे सवाल में सम अमाउंट ऑफ 6000 लैंड का 10% पर एनम रेस्ट अमाउंट 20% कहता 6000 रुपए का कुछ 7% रेट इन्वेस्ट कुछ 20% रेट इन्वेस्ट बहुत बढ़िया कहता कुल मिला के 6000 रुपए पे मिशन रेट मान लो 4 साल के अंदर तो 6000 बनाने का वो क्या है 24 ठीक है पहला तरीका से कैलकुलेट करने का आओ मिशन रेट 2 से 2 से 0 गया 4 के साथ 2 से करेगा 2 क्या है 2 से सॉरी 4 से निकलेगा 4 से 4 रुपए 4 मेरे जो रेट वाई 85 बचे तो मिशन की रेट वाई 85 बचे 85 बचे क्लियर पास अगर ये बात क्लियर मेरे जो आपके पास आ रही है तो पहले चेक करते हैं बड़े में से छोटी चीज 20 में से माइनस करेंगे 85 बचे और 85 बचे में से 10 करेंगे 20 के 120 में 85 में 35 देखो 120 में 85 आ जाएगा 35 बचे अच्छा नहीं 60 85 में 25 बचे 5 35 5 तो मेरे जो ये रेशियो है 7/5 ये रेशियो है मेरे 7/5 इसका मतलब ये हुआ 10% के 7 यूनिट इन्वेस्ट तो 20% के 5 यूनिट तो टोटल पैसे कितना 7/5 यूनिट तो 12 यूनिट जो है वो टोटल पैसे पूरी करने का 6,000 रुपए तो 1 यूनिट के लिए 12 में 500 रुपए और 1 यूनिट के लिए मेरे 500 रुपए है तो मुझसे पूछे भाई 7 यूनिट के लिए तो 7 में 500 नहीं 35 रुपए तो मैं ये कहता हूं 35 रुपए इन्वेस्ट हुए हैं इस रेट पे 10% पे और 5 में 500 और 25 रुपए जो है वो आपके इन्वेस्ट हुए हैं मेरे 20% क्लियर तो 10% के कितना पैसा इन्वेस्ट किया 10% के 35 रुपए ऑप्शन ये तो है मेरे डिटेल में अगर डिटेल थोड़ी सी रेट कैलकुलेट करना लेकिन आप ऐसा स्मार्ट कैलकुलेट करना रेट कैलकुलेट करना तो ये सोचिए पूरे पूरे 6000 अगर 10% के ब्याज पे चढ़ा दे तो 600 रुपए मिलता और पूरे पूरे 6000 रुपए 20% के ब्याज पे चढ़ा दे तो 1200 रुपए मिलता लेकिन एक्चुअल में जो ब्याज मिला है वो कितना है 730 रुपए मिला बहुत बढ़िया कितने साल का 4 साल 1 साल कितना 4 रुपए 40 रुपए तो 1 साल में 850 रुपए तो 1250 में 350 और 850 में 0 से 0 5 25 5 7 5 में 7/5 5 में 7/5 मतलब ये हुआ कि 10% से 7 यूनिट से 20% के पास तो 7 12 यूनिट से 1 यूनिट 5 35 25 दोनों तरीके से मैंने चीज को लिखना सीखा ये आपको डिसाइड करना है कि दोनों में आपको कौन सा तरीका लगता है अब हम यही सेम चीज प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे तो मैं कहूं कि मेरे आर्टिकल 7% प्रॉफिट हुआ इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 100 रुपए लगाए हैं 100 रुपए लगाए हैं तो 7 रुपए कमाए 7% प्रॉफिट मतलब ये 100 रुपए मेरी कॉस्ट प्राइस होगी तो मैंने जो कमाया है जो मेरा प्रॉफिट हुआ 7 तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब भी परसेंटेज में चीजें देखी हो और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज देखो तो हमेशा ध्यान रखना किस रेस्पेक्ट में बोल जाती है सीपी पे मैं कहूंगा मैंने 50% प्रॉफिट कोई चीज थी मतलब 100 लगाए 50 प्रॉफिट लिया लगाए मतलब कॉस्ट बेस है प्रॉफिट 50 बहुत आइए देखिए मेरे सवाल में करेक्ट 2 क्वालिटीज ऑफ ऑल सेट 200 पर क्विंटल और 260 पर क्विंटल मेरा दो तरीके निकालने एक 200 रुपए पर क्विंटल और एक मेरा 260 रुपए पर क्विंटल कहता इन 52 क्विंटल का सेकंड क्वालिटी दूसरे वाली 52 क्विंटल हमने चीजें खरीदी दूसरे टाइप की 52 क्विंटल हमने खरीदी ताकि हाउ मेनी पल्स ऑफ क्वांटिटी शुड बी मिक्स सो दैट बाय सेलिंग द रिजल्टिंग मिक्सचर एट 300 ताकि जो मिश्रण तैयार हो उसे मेरे 300 रुपए पर क्विंटल के भाव से बेचें 300 रुपए पर क्विंटल के भाव से बेचें तो मैं 25% प्रॉफिट अब यहां पे बैठा सकेगा कि मिश्रण को 300 रुपए प्रति क्विंटल बेचने पर 25% का लाभ मेरे पेट्रोल क्या है ये पल्सेस का कॉस्ट प्राइस है ये दूसरी टाइप की पल्सेस का कॉस्ट प्राइस है मेरे तो मिश्रण निकालना होगा कॉस्ट प्राइस लेना होगा तो भैया 300 रुपए क्या सेलिंग प्राइस है क्या सेलिंग प्राइस 300 क्या भैया 300 रुपए पर क्विंटल में वो चीज बेच रहा है 300 रुपए पर क्विंटल में वो चीज बेच रहा है तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा आपको क्या चाहिए सीपी का निकाल देंगे तो बात बताइए बाबू 25% का प्रॉफिट कमाया 25% की मेरे तो यानी चीज खरीदी अगर मेरे बेचो 4 यूनिट में होगी तो एक का कमाएगा लाभ तो बेचेगा कितने 5 25% का 4 यूनिट एक लाभ तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट मेरे 300 5 यूनिट सेलिंग 300 रुपए पर 300 रुपए 5 60 तो मेरे 4 तो आएगा 60 गुना 4 आएगा 240 यानी कि 300 रुपए पर क्विंटल की चीज बेच 25% का प्रॉफिट कमाया है एक्चुअली में खरीदी है 240 रुपए पर क्विंटल 240 रुपए अब 260 में 240 में मेरे 20 और 240 में 200 में मेरे 40 अगर आप लेंगे तो 20 कम 20 20 40 तो सारी चीजें मेरे 1 मतलब 2 यूनिट चीज आप बेच रहे हैं 2 यूनिट चीज इस रेट की है 1 यूनिट चीज आपको इस रेट की लेंगे तो 2 यूनिट बाउंड क्विंटल 1 यूनिट की वैल्यू 26 तो इस टाइप की 26 क्विंटल डालने आपके लिए होंगी तब आपका मिश्रण 240 रुपए पर क्विंटल बनेगा ठीक है इस बात को समझने में दिखाई होगी अगली नहीं सही है आप पास है इस टाइप देखिए मेरे सवाल में हाउ मेनी किलोग्राम शुगर बटर दिस पर किलोग्राम शुड बी मिक्स्ड 8 किलोग्राम शुगर बटर दिस पर किलोग्राम सेलिंग बेस पर किलोग्राम देने में गेन 10% सवाल में है 3 रुपए 60 पैसे पर किलोग्राम इस रुपए से निकालते हो 360 पैसे पर किलोग्राम की कॉस्ट वाली चीनी और कहता 420 पैसे पर किलोग्राम कॉस्ट वाली चीनी इस रेट की 8 किलो चीनी और भैया और कहता मिश्रण को 440 पैसे पर किलोग्राम की दर से बेचें तो 10% का प्रॉफिट होता है मिश्रण को 440 मतलब 440 पैसे पर किलोग्राम की दर से बेचें तो 10% का प्रॉफिट होता है मेरे बाबू ये ध्यान दीजिए बेच रहे हो 440 पैसे पर किलोग्राम आपको प्रॉफिट होगा 10% की मेरे को यानी अगर मेरा सीपी 10 यूनिट है तो एक का कमाएगा लाभ तो बेचेगा कितने क्या 11 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 440 तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 तो भैया 10 यूनिट की वैल्यू 10 में 40 4 यानी जो सीपी आएगा वो 400 पैसे पर किलोग्राम है और अगर मेरे तो सीपी 400 पैसे पर किलोग्राम का बैठा है आपका 420 4 20 और यह 40 20 20 40 रेशियो है मेरे तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर 8 किलोग्राम तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 4 इसका मतलब मेरे भाइयों आपका राइट आंसर होगा 4 किलोग्राम सही उत्तर होगा मेरा क्या होगा 4 आइए भाई देखिए भाई सवाल में कह रहा है मिश्रण सुबह 16 रुपए पर किलोग्राम कहते हैं मिश्रण को 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा है और जब हम बेच रहे थे तो हमें 25% का लाभ हुआ कहते हैं मिश्रण सुबह 16 रुपए पर किलोग्राम मिक्सर फॉर्म में मिक्सिंग का शुगर 2 कहता है 210 पैसे पर किलोग्राम वाली कॉस्ट वाली चीज लाई हमने और 252 पैसे पर किलोग्राम कॉस्ट वाली चीज लाई हमने हां जी
कहता है हमने किस अनुपात में मिलाएं, ये जो मिश्रण है उसे 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पे बेचा जाए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चीपर टू द कॉस्टली क्वालिटी इन मिक्सचर, इफ द प्रॉफिट ऑफ 25% इज बीइंग प्रॉफिट 25% का, तो मेरे बेटे की बात हो, सेलिंग प्राइस 3 रुपए, 3 का मतलब 300 पैसे और प्रॉफिट 25% का मेरे बेचा, यानी कि 4 में खरीदी 1 लाख बेची 5 में, 5 में 300 है, 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 4 यूनिट 4 गुना 60 240 पैसे पर किलोग्राम, या 2.40 पर किलोग्राम, तो या मेरे 2.40 पर किलोग्राम 200 से 240 240 पैसे, या 12 से 12 30 ऑटो के 2 6 12 30, तो पूछ रहा है कि सस्ती नहीं है, तो सस्ती को 2 नहीं 5, तो मेरे आंसर होगा ऑप्शन सी। कहते हैं सोडियम मूल्य 60 रुपए पर लीटर, 60 रुपए पर लीटर मेरे, यदि पानी मुफ्त में उपलब्ध होता है, पानी की कोई 0 रुपए लीटर, तो पानी और सोडा का आपस में किस अनुपात में मिलाया जाए, ये पानी पहले लिखा है सोडा लिखा है, इन वाटर रेशियो फ्री अवेलेबल वाटर पहले है और सोडा बाद में, ये है हमारा वाटर, ध्यान देना ये है सोडा, ठीक है जी। बाकी मिश्रण को कहता है कि 50 रुपए में बेचें 25% प्रॉफिट, मिश्रण को कहता है 50 रुपए लीटर बेचें, तो क्या 25% प्रॉफिट, 25% मेरे बेचा, यानी कि 4 में खरीदी 1 लाख तो बेचा 5 में, 4 में 1 लाख 5 में, 5 में 50 तो 1 यूनिट आया 10, तो 4 यूनिट कितना है, 4 में 40, तो आंसर है मेरे 40 रुपए लीटर, आंसर है 40 रुपए लीटर, हां जी, यानी कि कोस्ट प्राइस बनाओ 40 रुपए लीटर है। अब भाई 60 में 40 40 में से 0 में बेचा, रेशियो लेंगे मेरे तो 2 अनुपात 1, यानी सोडे की 2 है तो वाटर की, उसने हमसे उल्टा पूछा, उसने बोला पहले वाटर को फिर सोडा को, मेरे वाटर 1 और सोडा, तो आंसर इसी बात आपने ध्यान देना 1:2 का मेरा रेशियो, हां जी। देखिए सवाल में पानी को 12 रुपए प्रति लीटर सोडे में किस अनुपात में मिलाया जाए, कहता है पानी को तो वाटर में 0 रुपए लीटर, बिल्कुल ठीक है, और सोडा में भाई 12 रुपए लीटर, अब कह रहा है कि भैया इस मिश्रण को तो 13 रुपए 75 पैसे में बेचते हैं, 25% प्रॉफिट होता है, 13 रुपए 75 पैसे में बेचते हैं, 25% प्रॉफिट होता है, 13 रुपए 75 पैसे बेचते हैं, तो 25% प्रॉफिट होता है, 25% मेरे एक बेचा, यानी कि 4 में खरीदी 1 लाख बेची 5 में, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट प्राइस है, तो भाग देंगे 5 में 10 नहीं जाएगा, है ना, 5 7 35 5 7 2.77, 5 7 35 5 7 35 नहीं गलत कर दिया मैंने, 5 में 25 आएगा 2.7 5 में 25 5 7 2 से 10 की, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 2.7, तो 4 में 20 4 28 और 30 और 4 30, तो सीपी आया मेरे 11 रुपए लीटर, सीपी आ गया 11 रुपए लीटर, मेरे सीपी आ गया 11 रुपए, बहुत ही सिंपल है, करना ही काम आपको, आपने देखा यहाँ कुछ मिश्रण की कोशिश की, 12 में से गिरा 1 से 0 है, यानी हमने किस अनुपात में एक अनुपात, अभी ध्यान से पूछा जाता है वाटर रेशियो वाटर भी मिक्स वाटर पहले पानी को तो पानी पहले, पानी 1 है और सोडा क्या है, मेरे इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर, ठीक है। देखिए मेरे प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 60 कहते हैं पेट्रोल का मूल्य 60 रुपए लीटर, पेट्रोल का मूल्य मेरे 60 रुपए लीटर, तेल का कीमत है, ये पेट्रोल और ये नॉर्मल है मान लीजिए, तो नॉर्मल जो है वो 40 रुपए लीटर, बहुत बढ़िया। कहता है पेट्रोल तेल को आपस में किस अनुपात में मिलाएं 75 रुपए में बेचने पर, कि मिश्रण को 75 रुपए में बेचने में मेरे 25% प्रॉफिट आपने ठीक है, मेरे 75 रुपए में अगर बेच रहे हैं, यानी मिश्रण को जो 75 रुपए पर लीटर में बेच रहे हैं तो आपको 25% प्रॉफिट होगा, 25% प्रॉफिट होगा, तो देखिए 25% मेरे 1 बेचा, यानी कि 4 में खरीदी 1 लाख बेची 5 में, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 60, तो आंसर है मेरे 60 रुपए बिल्कुल ठीक है, तो एक्चुअल सीपी बनाओ होगा 60 लीटर, तो 60 में से 60 में भाई 0 और 60 में से 40 जाते हैं 20, अब आप एक चीज नोटिस जैसे यहाँ से मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ से मैं क्वांटिटी लेंगे और जब तक मैं यहाँ से क्वांटिटी लूंगा ही नहीं, भाई मिश्रण का मतलब ये दो चीजों को मिक्स किया जाए, यहाँ पे एक चीज मिक्स दूसरी को मिलाएंगे, इसका मतलब सच ए मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल, भाई ऐसा मिश्रण है वो संभव ही नहीं, सच ए मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल, ऐसा मिश्रण मेरे संभव नहीं, ये मेरे सवाल का राइट आंसर होगा। देखिए सवाल में कह रहा है 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को, कहते हैं 42 रुपए पर किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल को, 50 रुपए पर किलोग्राम वाले 7.5 किलो चावल, ये है मेरे 7.5 किलो चावल के साथ मिलाना चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण को 53 रुपए 10 पैसे पर किलोग्राम की दर से बेचें तो 18% प्रॉफिट हो, देखिए भाई 53 रुपए 10 पैसे के भाव से हम बेचेंगे पर किलोग्राम के भाव से बेचेंगे, तो सवाल में 18% का प्रॉफिट होना चाहिए, 53 10 पैसे के भाव से बेचेंगे तो 18% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो मेरे 18% की होगी भाई 1% 2% ठीक है 18 9 50, तो मेरे ये समझिए सीपी अगर 50 होगा तो प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस होगा 59, अब 59 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 53.10 तो 50 यूनिट की वैल्यू तो सीपी 50 है, अब मेरे बच्चे हमें करना होगा डेसिमल हटाएंगे आएगा 1 0 1 0 अब देखो ये खत्म, अब 9 नहीं 85 9 50 9 45 9 45 यानी मेरे सीपी जो है ना वो आपका 45 रुपए पर किलोग्राम, देखिए प्रॉफिट लॉस आप कैलकुलेशन से भाई मत है ना, तो भाई सबके कमेंट होते हैं इसी में लगे हैं तो जीवन में कर नहीं पाएंगे, मेरा कमेंट होगा नहीं, यही तो ऑनलाइन क्लासेस की हमारी हर बच्चे को कई बना बार दिन में 2 दिन में 10 दिन में महीने में करा मेरा कमेंट भी होना चाहिए, सब कुछ होने वाला, अब 50 45 5 और 45 45 में मेरे तो रेशियो आएगा 5 यानी यहाँ से अगर मेरे 5 किलो लेंगे यहाँ से 3 किलो लेंगे, तो एक्चुअली यहाँ से 3 यूनिट 7.5 किलो, तो 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर 7.5 यानी 7 2 2 तो या 1 यूनिट की वैल्यू बढ़ती चला जाएगा और अपने को 3 यूनिट चाहिए 5 यूनिट, तो 3 5 15 5 25 किलो यानी 12.5 किलो, तो 12.5 किलो मेरे राइट आंसर, उसको कुछ है ही नहीं। कहते हैं ए सोकी पर 80 किलोग्राम शुगर एट द रेट ऑफ 13.50 पर किलोग्राम, ही मिक्स्ड इट विद 120 किलोग्राम शुगर को इंक्रीज दिस, कहता है कि दुकानदार है उसने 80 किलोग्राम चीनी 13.5 रुपए पर किलोग्राम कोस्ट वाली, उसने इसे मिला दिया 120 किलो चीनी के साथ जिसकी कॉस्टिंग 16 रुपए पर किलोग्राम थी, 16 रुपए पर किलोग्राम थी, इमीडिएटली दिस 80 किलोग्राम शुगर देते हैं ही मस्ट ठीक है, कहता है अब वो मिश्रण होगा उसको 20% प्रॉफिट बेचना है, अब मिश्रण आएगा उसको 20% प्रॉफिट बेचना चाह रहा है, आपको ये बताना है कि किस रेट में उसको बेचे, किस रेट में उसको बेचे, देखिए मेरे भाई अब सबसे पहले आपको मिश्रण निकालना है, आओ कैसे निकालेंगे आपको पता है रेशियो निकालना सिखाया हम 40 में 80 40 दोनों बातें, हां जी मेरे कैलकुलेटर डिफरेंस इनका डिफरेंस कितना है साहब 13.5 16 यानी 250 पैसे डिफरेंस आ रहा है, अब 250 पैसे में मेरे तो दोनों बातें में बढ़ेंगे, तो 2 3 5 5 25 आएगा 100 आएगा 150, मतलब ये 1 रुपया 1 रुपया यानी यहाँ डिफरेंस आएगा 1 रुपया, तो यहाँ आएगा 1 रुपया, अब मेरे कैलकुलेटर ध्यान से देखिए कि 16 बड़ा होगा मिश्रण से कितना 1 होगा 15 रुपए, इससे बराबर दिया है यानी एक्चुअल में हमने यहाँ से निकाल दिया मिश्रण का कोस्ट प्राइस होगा 15 रुपए पर किलोग्राम, 15 रुपए पर किलोग्राम, ये होगा मेरे मिश्रण का कोस्ट, अब कह रहा है वो इसे 20% प्रॉफिट बेचना है, वो साइकिल को मेरे बेचना है 20% प्रॉफिट, कौन सा साइकिल 15 रुपए पर किलोग्राम लगेगा, तो ये 15 रुपए पर किलोग्राम है कोस्ट प्राइस, वो बेचना है 20% प्रॉफिट 20% 1 5 यानी कि 5 में खरीदी 1 लाख बेचेगा कितने में, तो इसके 6 5 बेचना है 5 की 3 का, तो उसे करना पड़ेगा मेरे को वो 18 रुपए पर किलोग्राम, ये होना होगा आपका सेलिंग प्राइस, ये आएगा मेरे आपका सेलिंग प्राइस 18 रुपए पर किलोग्राम सोना ये कितने में बेचेगा, चलिए अब मेरे यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज होगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज होगा और मिश्रण में भी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट होगा, ठीक है सवाल लीजिए, कहता है कि पास 1000 किलोग्राम चीनी जिसमें से 1 भाग को 3% लाभ पर 18% प्रॉफिट बेचता है, कहते हैं 1 आर्टिकल को 3% प्रॉफिट बेचता है जबकि दूसरा आर्टिकल को 18% प्रॉफिट बेचता है, ठीक है इस प्रकार संपूर्ण में से 14% प्रॉफिट बेचता है, तो 18 को 4 को तुलना नहीं तो रेशियो मेरे को तो 18% प्रॉफिट कितनी चीज बेचिए, मेरे जब भी आप प्रॉफिट लॉस ट्रेंड लाएंगे या तो हमेशा ही रेशियो कोस्ट प्राइस आएगा, वैसे कोस्ट प्राइस आता है, लेकिन जो हर आर्टिकल का कोस्ट होता है जो रेशियो कोस्ट का होता है वही रेशियो क्वांटिटी का होता है, जैसे समझाता हूं मान लीजिए यहाँ पे है 2 इसमें मैंने बताया एक भी एक भी ए के पास 11 से है और बी के पास 13 से और मेरे को हर बस की जो कीमत कोस्ट प्राइस है वो मान
लेते हैं 100 रुपये, हर बस की कीमत 200 रुपये। तो नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो में पूछूंगा आपसे, नंबर ऑफ आर्टिकल का रेशियो में पूछा जाए तो आप कहेंगे साहब 11 है, बिल्कुल ठीक है 11 और अगर मैं इनके पोस्ट प्राइस रेशियो पूछूं आपसे तो भाई एक बस होगी तो 11 एक बस होगी तो 11 मेरे भाई की पोस्ट प्राइस रेशियो भी वही आया जो इनके नंबर ऑफ आर्टिकल है। तो जब आर्टिकल की पोस्ट प्राइस सेम होगी एक जैसा आर्टिकल होंगे तो जो रेशियो सीपी का होगा वो क्वांटिटी का होगा। तो यहाँ मेरे सवाल में जो आंसर क्या है ना 4 5 ये क्वांटिटी का भी आएगा, सीपी का क्वांटिटी देखिए 1000 किलो बांटे तो 4 15 15 मिनट बांटेंगे और द होल 80%। ठीक है भैया, ये लैंग्वेज भी है इसमें तो क्या 18 लाख की चीज की मतलब क्या होगी ये यार भाई। ठीक है अब देखो 11 भाग नहीं हुआ है 1000 तो बढ़ेगा कैसे देखा भी कहां 1000 भाग कैसे होगा जल्दी से बताइए, जल्दी कहां होगा 15 से 3 आ जाएगा 3 से कटेगा ना 4 आ गया। भाई आंसर बताओ ना सवाल में बेटा हो ही नहीं सकता वैसे भी क्योंकि 18% वाले से बड़ा आ रहा है आंसर तो 1000 ग्राम के आसपास आना चाहिए 3% या 13% होगा ये हो सकता है 13 होगा तो ठीक है मेरे जो एक्जेक्टली सवाल मिस्टेक मिस्टेक की 13% का तो 3% का ये 13% आएगा तब करेगा क्योंकि 13% होगा तो 13 में से तो आएगा मतलब मिस्टेक है 4 5 5 मिनट करेंगे 1000 किलो तो 1 मिनट की वैल्यू 200 किलो 1 मिनट की वैल्यू 500 तो क्वेश्चन में मिस्टेक है और मिस्टेक ये है 3 13% होगा तो आंसर आएगा ठीक है। यदि 50 रुपए प्रति किलोमीटर 50 किलोमीटर खरीदना है 50 रुपए पर किलोमीटर पर पैंतीस से 50 पैंतीस बहुत बढ़िया 50 रुपए प्रति किलोमीटर 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर को 5% हानि पर बेचता है तो 25 किलोमीटर कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा कुल 10% होगा। सवाल कुछ हो गया है वो ये करेगा एक आदमी ने ना 50 पेन 50 रुपए खरीदे अगर 50 पेन 50 रुपए खरीदे इसका मतलब पोस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन भैया 50 पेन 50 रुपए खरीदे तो हर पेन की पोस्ट 1 रुपए पड़ता है हर पेन की पोस्ट में रेट है वह करेगा इनमें से 40 पेन होगा वह इनमें से 40 पेन को मेरे जो 5% उसमें बेचता है तो बचे हुए 10 पेन को किस रेट में बेचेंगे मेरे जो कितने परसेंट प्रॉफिट उसमें बेचे कि उसे टोटल पे और 10% प्रॉफिट कुल मिलाकर 10% अब सबसे पहले मेरे रेशियो रेशियो लेना क्वांटिटी ऑफ पोस्ट प्राइस आता है हर आर्टिकल का उसी दिया है मेरे 4 बात अब मेरे बाबू का मतलब ये होगा कि ये बड़ा होगा ये छोटा है और ये छोटा दिख रहा है इसमें से घटाएंगे हमारी वैल्यू इसमें से घटाएंगे तो मेरे 10% में से घटाएंगे -5 10% में से माइनस करोगे -5% माइनस प्लस 5% ये आएगा मेरे 15%। तो 1 मिनट जो है वो डिपेंड करेगा मेरे 15 को तो 4 मिनट जो है वो डिपेंड करेगा 60% आपने होगी। अब मेरे इसमें से ये वैल्यू घटा के आना चाहिए 60 ये वैल्यू क्या होगी 70%। इसका मतलब बाकी बचे पेन को उसे 70% प्रॉफिट बेचना होगा तो उसे और 10% का प्रॉफिट बेचे होगा है ना। देखिए मेरे सवाल में ये है कि मैंने परचेज 150 पेन सवाल में एक आदमी ने 50 पेन लिए हैं दैट इज 12 पेन यानी हर पेन की पोस्ट में जो है 12 पेन 12 पेन पोस्ट है आपने ठीक है कहता उसने 50 पेन बेचे 10% प्रॉफिट 50 पेन बेचे मेरे 10% प्रॉफिट द परसेंटेज गेन एट व्हिच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग पेन सो एज टू गेन 15%। कहता बाकी पेन को कितने परसेंट प्रॉफिट बेचे और 15% प्रॉफिट। हां जी मेरे भाई टोटल पेन कितने 150 में से 50 पेन बेचे मेरे 100 100 अब देखिए रेशियो लेंगे 50 में 50 300 बता दो बांटें कैसे देखिए अब मेरे ये वैल्यू जो होगी बड़ी होगी क्योंकि 10 और इससे 15 20 में 15 से बड़ा कितना 5 होने वाला इससे 15 छोटा तो भैया 2 यूनिट 5 को 1 यूनिट ढाई को तो ये वाली वैल्यू होगी 2.5 तो ये वाली वैल्यू होगी हर हाल में 17.5% और यही आपसे पूछा है कि भाई सेल्स को कितने परसेंट प्रॉफिट बेचे तो आंसर होगा 17% प्रॉफिट को बेचना। आइए मेरे बच्चों सवाल में आई नीड रिपोर्ट टू आर्टिकल ए एंड बी एट पोस्ट ऑफिस कहते दो आर्टिकल 10,000 में खरीदे पहले आर्टिकल को 15% प्रॉफिट बेचा और दूसरे आर्टिकल में उसने 10% लॉस बेचा एक आर्टिकल को 15% प्रॉफिट बेचा दूसरे आर्टिकल को 10% लॉस बेचा और कहता पूरी टीम में उसने ना तो प्रॉफिट ना लॉस नो प्रॉफिट लॉस मतलब 0% प्रॉफिट। देखो जी अब ध्यान देना 15 में से 10 बेचे 15 कोई बड़े में से और 0 में से घटाओगे क्या माइनस माइनस 30 माइनस 10 इसका मतलब यहां जो आर्टिकल है 5 15 15 की पोस्ट प्राइस रेशियो दोनों 3 है इसे समझो अभी एक आदमी 10,000 में दूसरी खरीदे 10,000 में दूसरी खरीदे पहली वाली को 15% प्रॉफिट बेचा दूसरे को 10% लॉस बेचा कुल मिलाकर नो प्रॉफिट लॉस है मतलब 0% सोल्व किया कुछ नहीं ये रेशियो किसका है सही रेशियो हमेशा पोस्ट प्राइस आएगा अगर हर आर्टिकल का सेम है तो क्वांटिटी का भी आएगा बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में उसने कहा 10,000 में उसने दोनों चीजें खरीदी दोनों ही चीजें 10,000 में खरीदी तो टोटल 2 3 कितना है 5 मिनट तो 5 मिनट डिपेंड करेगा 10,000 को तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी 2000 1 मिनट की वैल्यू 2000 तो 2 मिनट की वैल्यू 4000 और 3 मिनट की वैल्यू 6000। अब आते हैं आगे अब ये बात पूछनी है पूछी चला गया क्या पूछा साहब वो ये कह रहा है कि एक्चुअली ये बता दो ये जो आर्टिकल ए था ना उसका सेलिंग प्राइस कितना है पोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना तो आर्टिकल ए का पोस्ट प्राइस है 4000 और प्रॉफिट कितना हमारा तो प्रॉफिट हमारा पहले आर्टिकल कितना 15% तो 4000 का 15% डालोगे तो 15 को 60 रुपए का प्रॉफिट होगा तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो सेलिंग प्राइस होगा वो जाएगा 46 रुपए तो मेरे ऑप्शन सी रहेगा आंसर। कहते हैं कि 360 रुपए में दो कंपनी खरीदते हैं कंपनी से पहले कंपनी को बेचने से 15% प्रॉफिट होता है मेरे और दूसरे कंपनी को बेचने से 9% की हानि होती है पूरे सोचने से ना लाभ होता है हानि होती है। तो देखिए 15 में से 0 घटाया 15 और 0 में से माइनस करेंगे माइनस 9 तो जाएगा प्लस आप बिल्कुल ठीक है। अब हम ये रेशियो लेंगे 3 3 5 यानी कि पोस्ट प्राइस रेशियो है 3 5 आप बिल्कुल ठीक है पोस्ट प्राइस रेशियो अब अगर 3 को 3 है 5 को 4 तो टोटल कितनी होगी 8 अब 8 मिनट रिप्रेजेंट कर रहा है 160 रुपए को तो 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे तो 8 का 8 16 8 7 270 अब हमसे पूछा है प्रत्येक कंपनी का पोस्ट 3 270 5 270 तो ये 27 135 1350 रुपए इसकी पोस्ट होगी 27 810 इनको लेंगे मेरे 810 रुपए और 350 देखिए यहाँ सवाल में क्या कहा उसने सवाल में कह रहा है गीता ने 96,000 करोड़ खरीदा सी सेल्स 2 प्रॉफिट मतलब अगर टोटल प्लॉट की कॉस्टिंग 5 रुपए थी तो उसमें से 2 रुपए कॉस्टिंग वाली चीज उसने बेची 6% लॉस पे और बाकी जो 3 रुपए वाली कॉस्टिंग वाली चीज वो बेचना चाहिए 10% प्रॉफिट। अब आंसर सवाल समझने की कोशिश करना कहता गीता ने कौन जमीन 96,000 में खरीदी बिल्कुल वह जमीन का 2 पे 5 हिस्सा 6% की हानि पे बेची है बाकी जमीन बेचे पूरे लेने में 10% प्रॉफिट होगा। अब तो 2 पे 5 मतलब 5 में से 2 जमीन दूसरे 2 जो हिस्सा है वो 6% लॉस पे बेचा तो बाकी 3 हिस्सा जो है वो कितने परसेंट प्रॉफिट बेचे कि ओवरऑल से जो वो मेरे 10% प्रॉफिट है। करेंगे कैलकुलेट करके देखिए 10 में से माइनस करेंगे माइनस 16 आपने ठीक है भाई बड़े में से 10 में से माइनस 16 3 मिनट डिफरेंट 16 1 मिनट की वैल्यू 16 बिल्कुल ठीक है तो 2 मिनट की वैल्यू होगी 16 3 गुना 2 दैट इज 32/3 और ये आएगा 3 10 से 2 ये वाली वैल्यू आ गई मेरे 10 से 2 तो मेरे ये वाली वैल्यू होगी ये 10% से कितनी ज्यादा होगी 10 से 2 तो जोड़ के 10 20 से 2 इसका मतलब यहाँ जो प्रॉफिट होगा वो 20 से 2 हां जी चलिए मेरे पास थैंक यू आप सभी का धन्यवाद थैंक यू।